अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह के आगाज़ के साथ ही मेरी और आपकी मुलाकात होती है। प्रोग्राम आपका अपना कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और मेज़बान आपकी अपनी। सबको नाम याद हो ही गया होगा, बताने की शायद अब ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी बता देती हूँ, मैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। और इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का प्रोग्राम भी पिछले तमाम प्रोग्राम्स की तरह मज़ेदार प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है और ख़ास तौर पर इंफॉर्मेटिव। मेरे प्रोग्राम्स ना देखने से ज़्यादा सुनने के जो है वो लाइक होते हैं और कोशिश यही किया करें कि जब आप ये प्रोग्राम्स सुनते हैं तो इससे कुछ सीखा भी करें और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो भी किसी भी लिहाज से आपकी हेल्थ के हवाले से आ रही हैं, आपके कुछ पर्सनल मसाइल आ रहे हैं या फिर आपके कोई इलाके के मसले मसाइल हैं, जो चीज़ें भी हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि कंसर्न पर्सनैलिटी जो है उनको यहाँ पर बुलाकर आपके मसले मसाइल और आपके हालात और वाक़यात और सिचुएशंस को जो है वो सामने रखते हुए आपको जवाबात दिए जाएँ। आज का भी अहम मसला जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो है ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन के ज़िचकी के मसाइल, ख़वातीन के जो है बहुत सारे ऐसे मसले हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं बच्चियों की। जब यंगस्टर्स जो हमारी लड़कियां हैं उनमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जो चेंजिंग्स आती हैं, उनको किस तरीके से जो है वो आपने हैंडल करना है। और अगर आपको किसी न किसी किस्म का कोई मसला है तो फिर आपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है, कब जाना है, कैसे और क्या आपकी जो है वो कंसल्टेशन जो है वो होनी चाहिए। इसी के लिए हमारे साथ मौजूद है आज असिस्टेंट प्रोफेसर है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, CMH में भी होती हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी जो है वो इनका विज़िट रहता है। और आज हमारी मेहमान है, आपसे जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रेहाना आमिर ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर रेहाना? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई और ख़ास तौर पे ख़वातीन के मसाइल पे बात करना इस वक्त की अहम ज़रूरत है क्योंकि हमारी ख़वातीन जितनी मर्ज़ी ताकतवर हो जाए, जितनी मर्ज़ी पावरफुल हो जाए, लेकिन अपनी सेहत के मामले में हमेशा जो है वो लेज़ी रहती हैं। तो क्यों ना हम ख़वातीन के हवाले से स्टार्ट करें। लेकिन वो बच्चियाँ जो 15 से 16 साल की उम्र से स्टार्ट लेती हैं और उनमें अगर कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाए, जैसे बालों का निकल आना, बहुत ज़्यादा वज़न का बढ़ जाना या बहुत से ऐसे पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं कि जिसको आप अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकती हैं, तो मुझे बताइएगा कि वो क्या क्या हो सकते हैं और अगर ऐसा हो तो फिर क्या करना चाहिए। फ़ीमेल में आमतौर पे अगर हम रेशो देखते हैं ना पिछले चंद सालों से, तो पहले बेशुमार बेशुमार प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनका पहले पिछले इरा में पिछले 40-50 ईयर्स में इंसिडेंस बहुत कम था। जो जो मॉडर्न वर्ल्ड आई उनका इंसिडेंस बढ़ गया, जिनमें से एक ये है कि जी फीमेल में 16-17 ईयर्स में आपके पास क्लिनिक पे फीमेल आ जाती हैं, अपनी छोटी बच्चियाँ उनके साथ होती हैं जिनकी फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, माहवारी की बेज़ाब्तगी हैं जिन्हें आम जुबान में हम कहते हैं, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है तो उसमें ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम्स इस तरह के प्रॉब्लम है कि कई दफ़ा 1 ईयर में एक फ़ीमेल अपनी बेटी को 4-5-6 टाइम मुख्तलिफ गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जा चुके होते हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स ले चुके होते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसका जो सोल्यूशन है वो उनके अपने हाथ में है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम इन्हें कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, आम जुबान में फीमेल्स आके कहते हैं जी हमें PCOS का प्रॉब्लम है। PCOS का मतलब ये है कि जी एक्चुअली फीमेल में एक प्रॉपर ओवरीज का फंक्शन जो है वो नहीं चल रहा। बहुत इशू है, बिल्कुल नॉर्मल, ये आम इशू है और इसको हम इस तरह हाईलाइट भी नहीं करते, इसको हम इस पे प्रोग्राम्स भी नहीं करते, इसको बताते भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करते बताने की। हमें उन चीज़ों पे शर्म महसूस होती है जो चीज़ें हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जब तक हम अपनी बच्चियों को समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये क्या मसला है। पाकिस्तान में क्योंकि फीमेल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स ही कम है जो फीमेल की डिजीज़ से रिलेटेड है। आमतौर पर ये तस्वर किया जाता है जी इनको सुनने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, सबके साथ बैठ के देखने में दिक्कत है, लेकिन बाद में वही पेरेंट्स एक फीमेल को एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके आ रहे होते हैं और परेशानियों का शिकार होते हैं। अगर शुरू से ही पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए तो बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि कल को एनकाउंटर होनी है उनसे बचा जा सकता है। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि फीमेल्स में हार्मोन्स है जिनका एक स्पेसिफिक आपस में लेवल है, लाइक फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो एक पर्टिकुलर रेशियो में मौजूद है। फीमेल्स में चंद चेंजेस की वजह से वो हार्मोन सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और मेल हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं सीरम एंड्रोजन। उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लाइक चेहरे पे बाल का हो जाना, बॉडी की हेयर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है, सर के बाल कम
हो जाते हैं। इसके अलावा फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है कि सबके पीछे क्या है, सबके पीछे जो कल्प्रिट है वो एटीट्यूड है। सिर्फ एटीट्यूड का प्रॉब्लम ये है कि आपकी डाइटरी हैबिट्स, आप शुरू से बच्चों को एक ऐसी डाइट दे देते हो कि वो उसके यूज टू हो जाते हैं। लाइक आप जंक फूड्स बाहर से बच्चों को आदी हो जाते हैं, आप चॉकलेट्स देते हो। आप आजकल ये जो 16-17 साल की उम्र की बच्चियों में ये हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं ना, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने घर का खाना नहीं खाना, उन्होंने हाइजेनिक फूड नहीं खाना, उन्होंने जंक फूड की तरफ जाना है। बच्ची अभी 5 इयर्स की होती है, वो स्कूल जाना शुरू होती है, आप उसको जंक फूड साथ दे देते हो लंच में। ऐसे ही है। उसके बाद वो 5 इयर्स से ये प्रॉब्लम जो है समझ लें कि हमने इसको एक किस्म का हमने इसको आगाज कर दिया, स्टार्ट कर दिया इसको। हम इसको लेके चल रहे हैं। जब व्हेन योर किड इज एट एज ऑफ 5 इयर्स, वो लगातार बढ़ता बढ़ता 17-18 इयर्स पे एविडेंट हो जाता है। बिल्कुल जाहिर। उसके बाद इतने सालों में जो डिजीज ग्रो हुई है वो फॉरन मंथ में रिलीव नहीं मिलता। उसके लिए फिर यही है कि आप अपने डाइटरी पैटर्न को ऐसे चेंज करो कि आमतौर पर मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैंने कहते जी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, आप नेचुरल डाइट पे रहें। जितना हम नेचर से दूर जाते हैं प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। एग्जैक्टली, ये तो ट्रू है। मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप नेचर से जैसे दूर होते हैं वैसी चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। खुद हमारे नफ्सियात हैं, आम तौर पे बेशुमार डिजीजेज हैं जिनका एटीट्यूड से रिलेशन है। बिल्कुल ठीक है, जो एक्चुअली हमारे डाइटरी इंटेक से रिलेटेड। और हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसी चीज है फीमेल में जिसका 90% रिलेशन डाइट से। ऐसे ही है। कि आप क्या खा रहे हो, आपका इंटेक है, क्या फाइबर मैं तो डाइट ले हमेशा रहे हैं यही कि कहती हूँ कि आपकी डाइट से ही स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। जो आपकी डाइट आप ले रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि हमने दिन में एक रोटी खा ली है तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। इवन कि खवातीन जो है वो जब डाइटिंग पे आ जाती हैं, मुझे वो भी चीज जो है वो नहीं समझ आती है। डाइटिंग कहीं रिकमेंडेड नहीं है कि आप भूखे रहो। उससे तो वेस्टेज है, उससे मसल वेस्टेज है, आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज एसोसिएटेड है। एक्चुअली देखें, हम कहते हैं जी फ्रूट्स, मैं पेशेंट को कहूँगी जी आपने अपना फ्रूट इंटेक बढ़ाना है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। आप अननेचुरल चीज़ें आप घर में इस तरह जो आप चीज़ें बनाते हैं लाइक पास्ताज हैं, जंक फूड्स है, बाहर से आप मंगवा के खा रहे होते हो, मुख्तलिफ बर्गर्स हैं, पेप्सी, कोक, स्प्राइट, ये सब अवॉइड करना आप। तो फीमेल से पूछें जी आपने क्या खाया, वो कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब मैं तो भूखी रह रही हूँ, मैं फ्रूट खा रही हूँ। क्या फ्रूट लिया आपने? जी मैंने 1 एप्पल ली, मैं 2 एप्पल खाया है। फ्रूट नहीं है। फ्रूट का मतलब ये है कि आपने 3-4 सेशंस लिए। आप दिन में 3-4 दफा फ्रूट इंटेक करो, वेजिटेबल इंटेक करो। ये नहीं कि आपने तो इवन खाना भी हम घर का बात कर रहे हैं ना, तो आप अगर 2 टाइम्स आपने समझा कि जी मैंने खाना खा लिया, मैंने रोटी खा ली, साथ मैंने जो भी ग्रेवी थी वो ले लिया, तो वो आपकी सफिशिएंसी नहीं है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं कर सकता। आपके लिए नेचुरल डाइट जो आप अगर बहुत कॉस्टली फूड नहीं खरीद सकते, आप समझते हो वो फ्रूट ना लें, आप जो सीजनल है वो खाएं। हर सीजन में जो फ्रूट सस्ता है वो लें। कॉस्टली है ना, उसको थोड़ी तादाद में ले लें, कम ले लें, लेकिन अवॉइडेंस ना करें। अपनी जात के लिए जहां कपड़ों पे पैसे खर्च होते हैं ना, 12-12 हज़ार के 6-6 हज़ार के सूट ले रहे होते हैं, वहां पे अगर 1000-2 हज़ार पे अपनी डाइट पे लगा लेंगे ना, तो कोई मुजाहिके वाली बाद में वही पैसे आपके मेडिसिन पे भी लगने हैं ना। बिल्कुल, बाद में आप बीमार हो जाएंगे तो मेडिसिन डॉक्टर के पास जाएंगे, आप फी पे करेंगे, आप मेडिसिन खरीदेंगे, आपको एक मेंटल स्ट्रेस अलग होगा, एक टेंशन से गुजरेंगे। उससे बेहतर है कि आप अपना डाइटरी पैटर्न ही ऐसे रखें कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना। बिल्कुल, और डाइट एक हैबिट का ना। देखिए, एक औरत जो है जिसपे ये कायनात बनी है, एक औरत ने पूरा सर्कल जो है वो आगे चलाना है। एक बच्ची ने पूरी, अगर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, आगे उसकी शादी होनी है, उसका पूरा एक सेटअप है, पूरा एक खानदान, एक नस्ल की तख्लीक है आगे, तो फिर ये किस तरह वो इतना बोझ जो है वो उठा पाएगी। और बच्चियाँ इसीलिए अल्लाह ताला माफ़ करे इस सिचुएशन से कि हमारे यहाँ जो है वो ज़िंदगी के दौरान जो है वो मौत अमवात बढ़ती जा रही हैं कि जो है वो लड़कियों को पता ही नहीं होता कि अपनी डाइट प्लानिंग क्या करनी है, डाइट को कैसे जो मेंटेन करना है। ब्लड प्रेशर कभी जो शूट कर जाता है, कभी कोई और मसाइल हो जाते हैं, कभी नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेती हैं, जो है तली हुई चीज़ें बहुत खा लेती हैं, बच्चे के लिए भी और ख़ुद के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो डॉक्टर साहब भाई ये भी ज़रूर बताइए उन ख़वातीन के लिए जिनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है और उनको पता नहीं होता कि उन्होंने अपना डाइट प्लान क्या करना है, आगे बच्चे को किस तरीके से जो है वो इस दुनिया में लाने के लिए जो एक प्रोसेस है पूरा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मदर्स पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिनमें मदर की डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इस सारे डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा। उसकी चंद एक रीज़न्स है जो सबसे ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ना, जैसे जो हम अगर बड़े शहरों की बात करें वहाँ तो वेल फैसिलिटेटेड है, टर्शरी केयर सेंटर है, जो DHQs या बेसिक हेल्थ यूनिट है उस तरह उनमें एमरजेंसी फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं आम तौर पर वो पेरिफेरी में इस तरह जाना पसंद नहीं करते कि उन हॉस्पिटल्स में
वो समझ लें कि जिस भी सेक्टर पे प्रॉब्लम है कि वेल पेड है नहीं है, वो मल्टीपल इश्यूज है। Right. लेकिन यहाँ हम अगर फोकस रखेंगे तो वो यही बात है कि जी आप सेल्फ केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होता है आप उसको ओवरलुक मत करें प्रेगनेंसी के दौरान। कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, आपने कहा चलो ये खा लो अभी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, लेट जाओ, ऐसे मत करें। प्रेगनेंसी वो सिचुएशन नहीं है जो आम है कि आम सिचुएशन में हम कहते हैं थोड़ा सा ये डिजीज हुई है, कोई बात नहीं थोड़े दिनों के लिए ये करें, ये 2 जाने हैं एट अ टाइम। आपकी जान भी है, आपके बच्चे की जान भी है, आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो आप तक नहीं रहनी। एट द सेम टाइम आप ज्यादा प्रोन हो, आपकी बॉडी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है, आपकी इम्यूनिटी कम है। खातून की सिचुएशन को समझने से कासिर है जो एक बच्चा कंसीव कर रही है, जिसने एक जान को इस दुनिया में लेकर आना है, कि उसकी अपनी जान के लिए क्या क्या डाइट है। 3-4 kg का बच्चा है, उसमें आयरन भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें विटामिन भी हैं, उसके पूरी बॉडी के मसल भी बिल्डअप होने हैं, उसके बोन ब्रेन सब ने, और ये फीमेल के ब्लड से सारा कुछ आ रहा है। बॉडी के टोटल आयरन स्टोर्स हो जाते हैं डिप्लीट, कैल्शियम खत्म हो जाती है, सारा कुछ यहाँ। उसके बाद औरतें जब बच्चे पे बच्चा पैदा कर रही होती है, 1 ईयर का गैप भी नहीं होता। कमल है, ये तो बहुत खतरनाक बात है। ये तो आप वहाँ को जी बड़ी केयर है, सेल्फ केयर बहुत ज्यादा है, फैमिली केयर बहुत ज्यादा है, तो आप दोबारा से प्रिपेयर हो जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जूं आपकी जिसम में डेफिशिएंसी आएगी, हम कहते हैं जूं हीमोग्लोबिन का लेवल नीचे फॉल करता है, ऐसी फीमेल जिसका बेस लाइन हीमोग्लोबिन 12 है उसकी मोर्टेलिटी रेट कम है, जिसका 10 है उसके डेथ के चांसेस और, जिसका 9 है 8 है। आप जिन्ना हॉस्पिटल में सर्विसेज हॉस्पिटल में देखें, ऐसे पेशेंट भी रिसीव होते हैं जिनका वो पूरी टर्म पे पूरी प्रेगनेंसी गुजार चुकी होती है। ऑब्वियसली देखने में नजर आ रहा होता है कि इंतहाई पीली, और उनका हीमोग्लोबिन 5 आ रहा होता है, वो आपके पास लेबर में आ जाती हैं उस टाइम फिर उनको ब्लड लगाओ, जो मर्जी बूस्ट अप करो, यूट्रस भी बुरी तरह से ब्लीड करती है, पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद वही केयर, जो अगर इनको यही केयर वो टाइमली घर वाले ले आए, टाइमली केयर हो, तो फिर डॉक्टर की एक्सपर्टीज भी यूटिलाइज होती है। फिर जब आप इस सिचुएशन में आओ कि आप बिल्कुल नियर टू डेथ हो, फिर कितना भी एक्सपर्ट या माहिर डॉक्टर क्यों ना हो, वो उस तरह जान नहीं बचा सकता, जितनी भी वो केयर क्यों ना दे। सही बात है। फिर ये इशू खड़ा हो जाता है जी हम तो हॉस्पिटल में आए और ये प्रॉब्लम्स हो गई। पेशेंट की जो बेसलाइन हेल्थ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जो बच्चा आप पैदा कर रहे हो, कल को इस मुल्क में उसने अपनी सारी परफॉर्मेंस करनी है, उसका IQ, उसकी सारी चीजें, इवन हम कहते हैं जो स्ट्रक्चरल एनॉमलीज है। प्रॉब्लम है हमारे माशरे का कि यहाँ बच्चा पैदा करने को जो है वो अपनी ताकत समझा जाता है, और बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए कोई भी माँ बाप तैयार नहीं है, क्योंकि जब आपके 6 साल तक स्टार्ट हो जाता है ना, जब फीमेल क्या देंगे मुस्तकबिल, अच्छा मुस्तकबिल बच्चे का उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जब पेशेंट प्रेग्नेंट है। मैं मरीजों को यही बात कहती हूँ कि ये 9 मंथ आपके नहीं है, आप वो खाएं जो आपके बच्चे के लिए फेवरेबल है। ये 9 मंथ समझे आपके बच्चे के हैं, क्योंकि अगर इन 9 मंथ में अगर उसने कोई प्रॉब्लम एक्वायर की तो उसके पूरी लाइफ वो उसके साथ चलनी। उसको कोई स्ट्रक्चरल नॉर्मेलिटी हो जाती है, कोई मेंटली हैंडीकैप हो जाता है, बिफोर टाइम पैदा हो जाता है, CP चाइल्ड हो जाता है, उसकी तो पूरी लाइफ तबाह होगी ना। इसलिए मैं कहती हूँ ये आपके लिए 9 मंथ है। पेशेंट आमतौर पर डायबिटीज डेवलप हो जाती है, केयर नहीं करती, लापरवाही बरतती है। मैंने कहती हूँ देखे आपसे ज्यादा मोहब्बत किसको हो सकती है आपके बच्चे से, आपको है। अगर आज ही आप अपने बच्चे की केयर के लिए नहीं अपनी डाइट चेंज करती, अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करती, इवन फोर्सफुली कहें घर वालों से कि जी हमें डॉक्टर के पास लेके जाएं, कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो उसको ओवरलुक मत करें। साथ वो आपके बच्चे के साथ चलना है पूरी जिंदगी। डॉक्टर का तो नामो निशान नहीं होता कि डॉक्टर को जाके चेकअप करवा दें, कोई देख लें, कोई बात कर लें, कोई पूछ लें क्या डाइट लेनी है। यहाँ सदियों के वो नुस्खे चले आ रहे हैं, दादियों नानियों के वही नुस्खे हर किसी पे अप्लाई कर देते हैं। आज की दौर की जो खातून है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। आज के दौर की जो लड़की है उसको वो डाइट नहीं दी गई जो हमारी दादियों नानियों को दी गई थी। उनके अंदर जो स्ट्रांगनेस थी, वो 10-10 बच्चे भी जो है वो उस टाइम पैदा हो जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज के दौर में हमें इस चीज़ का एहसास करना है कि हमें अपने बच्चे, वो अगर बच्चे 2 की बात की जाए ना तो वो बहुत बेहतर है कि आप 2 बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे लें, बेहतरीन चीज़ है। ना जाएं बच्चों की तादाद बढ़ाने पे, आपके लिए ये बहुत बड़ी टेंशन बन जाएगी। सूरह निसा में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है बंदों से कि ए लोगों डरो उस वक्त से कि जब तुम अपने नन्हे नन्हे बच्चों को पीछे छोड़ जाओ, यानी तुम मर जाओ और वो पीछे रह जाएं और तुम उनके लिए कुछ ना करके जा सको, और तुम्हें यही तकलीफ और परेशानी जो है वो मौत तक ले आन पड़े कि तुमने ना इनके लिए घर बनाया, ना इनके लिए कोई काम किया। तो फायदा इतने बच्चे जो है वो पैदा करने का कि जिसका जवाब आपको आगे अल्लाह के आगे भी जाकर देना है। एक दफ़ा हम कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ लेना तो हमें समझ आ जाए कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना वो कितना इंपॉर्टेंट रिश्ता है। और फिर आगे बच्चों की जो पैदाइश है उसमें एक औरत का जो मुकाम है, अल्लाह ने ऐसे ही थोड़ी माँ के मुकाम और माँ के कदमों तले जन्नत दे दी।
कोई तो प्रोसेस है इतना खतरनाक है जिसमें ज़िंदगी और मौत का सिलसिला होता है। हम ऐसी औरत को जो है वो बिल्कुल लापरवाह कर देते हैं, उसके खाने उसकी डाइट का फिक्र छोड़ देते हैं। ससुराल में होती है, वहाँ पे छुप छुप के जो है वो शौहर को कहना पड़ता है, वो शौहर छुपा छुपा के चीज़ें जो है वो लेके आ रहा होता है। ये हमारा माशरा है। अगर आप चाह रहे हैं कि जी आप ज्यादा बच्चे पैदा करने चाह रहे हैं तो चलिए ठीक है, ये आपकी क्यों? विश है, सवाल ख्वाहिश होता है है। क्यों? लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप केयर क्या दे रहे हो फीमेल को, क्या आप उसकी जान खतरे में तो नहीं नहीं हो डाल सकता रहे? डॉक्टर साहब, हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक औरत की जो है वो ज़िंदगी की बात होती है, वहाँ पे इसकी डाइट हमारी इतनी अच्छी नहीं है, हमारे पास उतने ऑर्गेनिक फूड्स मौजूद नहीं है कि हम एक औरत को इतनी अच्छी डाइट जो है वो प्रोवाइड कर जहाँ सकें। पहली प्रेगनेंसी पे जो हाँ। फीमेल आती है वो एनीमिक होती, पहला बच्चा। अब पहले आमतौर पे ये होता है जी फर्स्ट प्रेगनेंसी पे अगर कोई एनीमिक है तो वो थैलेसीमिक ना हो या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स ना हो सेल में। कि आमतौर पे ये अजीब बात है कि अभी फर्स्ट ही प्रेगनेंसी और पेशेंट एनीमिक है, लेकिन अभी आमतौर पे आपको पेशेंट मिलते हैं कि पहली प्रेगनेंसी है एनीमिक है, क्योंकि डाइटरी पैटर्न ही इस तरह का है। आप इस तरह की चीज़ें खा रहे हो जिनका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, आप उन्हीं चीज़ों की हैबिट में, उसके बाद प्रेगनेंसी का बर्डन आप पे आता है, उसको टॉलरेट फिर नहीं कर पाती उस तरह पेशेंट। सही। उसके बाद जो ही बर्डन आता है, जिसका HB10 होता है वो फ़ौरन ही 8-7 तक पहुंच जाता है। इवन प्रेगनेंसी में, ये नहीं कि प्रेगनेंसी से पहले डाइट उस तरह की नहीं, प्रेगनेंसी में भी डाइट की उस तरह केयर नहीं की जाती। फिर जाहिर है माँ को कॉम्प्लिकेशन, बच्चे को कॉम्प्लिकेशन। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप इस बात को याद रखें कि जो बच्चा आप पैदा कर रहे हैं उसने कल को सोसाइटी को फेस करना है। Yes. उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है लाइफ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आपका बच्चा इतना फिट होना चाहिए कि वो सोसाइटी में सर्वाइव कर सके, सही बात। वो सारा कुछ कर वरना सके, माँ वो बाप के लिए एक्सेल सारी कर जिंदगी टेंशन सके, बन वो एक जाती है। ऐसी नेशन का पार्ट हो जो कि मेंटली फिजिकली पूरी तरह से स्टेबल है, वो जो लाइफ में एक्सेल कर सकता है, जो आपके नेशन को लेके आगे चल सकता Right, है। right. हैंडीकैप बच्चे पैदा करना, बीमारशुदा बच्चे पैदा करना जो पैदाइशी हॉस्पिटल में एडमिट हों, बाद में उनकी आप न्यूट्रिशन का ख्याल ना करो, इसलिए पाकिस्तान में नियोनेटल डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। सही। उसके पहले 5 ईयर्स पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अर्ली चाइल्डहुड में मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है कि कोई हद ही नहीं। बच्चे पहले 5 साल में ही बच्चों की डेथ हो जाती है, 20-30% बच्चे पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं। सही, तो उसकी सही। वजह यही है। फिर ये न्यूट्रिशनल वैल्यू का इम्पैक्ट सिर्फ आपकी उस पे नहीं है कि आपकी सेहत पे है कि आप कितने हेल्दी हो, सारा कुछ इसका इम्पैक्ट आपके IQ पे है, Right. कल को आपकी एजुकेशन पे है। इसलिए जो मैटरनल इम्पैक्ट है 9 मंथ जो मदर के हैं वो एक्चुअली पूरी एक लाइफ है। Life. ये घर वालों को भी समझना चाहिए, माओ को खुद भी समझना चाहिए कि ये पूरी एक जिंदगी है जिसमें आगे एक लाइफ डाइट का खुद गुजारनी भी है। ख्याल रखना चाहिए ना, उसको खुद खुद भी खाना ख्याल चाहिए। रखना चाहिए। खुद हाँ। मैं कहती हूँ मदर को, माएँ आती है मैं उन्हें कहती हूँ जी आप जिद करें, आप अपने लिए चीज़ों की जिद करती है ना, आप अपने बच्चे के लिए भी करें। ठीक है, क्या बाहर के मुल्कों में जहाँ हेल्थ इंश्योरेंसेज है वहाँ जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसको अलहदा इंश्योरेंस पे की जाती है, सही। जो कि डाइटरी पेमेंट होती है कि आपने 9 मंथ ये कुछ खाना है, उसके लिए ये आपको पे किया जाएगा, आप इंश्योर्ड हो इसके लिए कि आपने ये कुछ लेना है। इवन आप भी ट्रैवल करेंगी, अगर आप प्रेग्नेंट हो कोई भी तो उसको ट्रैवल नहीं किया देने जाता जब तक कि बच्चे की इंश्योरेंस ना हो। सही। तो इंश्योर्ड करने का मतलब ही ये है कि आप श्योर कर रहे हो एक्चुअली कि जी ये ज़रूरी है, इसके लिए डाइट माँ के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बच्चा सिर्फ एक मदर को, आमतौर पे मदर को नहीं समझा जाता कि ये इसकी मालक है, पूरी एक सोसाइटी को समझा जाता है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है कि ये बच्चा एक नेशन का बच्चा, ये सिर्फ एक माँ का बच्चा नहीं, ये एक मुल्क का बच्चा है। सही। उसको उस इम्पोर्टेंस तक हमें लेके जाना है प्रेगनेंसी को कि हर लेवल पे, सिर्फ मदर के लेवल पे, घर के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल के, हॉस्पिटल्स के लेवल पे प्रेग्नेंट औरतों को केयर दी जाए। इवन सफर सबसे में पहले जाती- तो प्रेग्नेंट औरतें अपनी केयर खुद करें। हाँ, वो तो बहुत ही और उनके इम्पोर्टेंट घर वाले करें। पाकिस्तान में सेल्फ सबसे केयर तो पहले। औरतों को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि बिल्कुल। आपने सिर्फ फैमिली की केयर करनी है, हाँ। आपने अपने हस्बैंड की केयर करनी है, बस। आपने अपने घर वालों अपनी की केयर केयर कहीं नहीं करनी सिखाई है, जाती। आपने बच्चों की केयर करनी है, जो खाना बच जाए वो खुद खा ले। हाँ जी। तो ये सारे उसके भी प्रॉब्लम्स हैं। और अगर उनको बढ़ती वो अपनी माँ को भी यही करता देखती, जब फिर वो बड़ी होती हैं वो यही करती सही। हैं। जो समझती है, जो फीमेल ये सोचती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, समझा जाता है इसका तो जी घर ही आबाद नहीं होना, इसके सही। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि ये अपनी केयर पे बड़ी, अपने खाने पीने पे ज़्यादा तवज्जो देती है। तो जिसने जबकि बच्चा खातून के खाने पीने पे तवज्जो देने की बहुत अशद जरूरत बच्चा है। उसने पैदा करना ना, जी, इंपॉर्टेंट बिल्कुल, बात ये है कि बिल्कुल उसने उस ऐसे, पर बर्डन बिल्कुल आना है, ऐसे। उस पर एक फिजिकल बर्डन आना है। हम बिल्कुल कहते हैं ऐसे। आदमियों पे फिजिकल बर्डन ये कि वो बाहर जाएंगे, वो कमाएंगे, तो ये एक फिजिकल बर्डन है, बिल्कुल किसने सही। काम करना है, कमाना है, वो जो उसके लिए वो उसको स्ट्रेस हेल्थ की तभी जरूरत है। उठाएंगे ना जब खाएंगे, उनकी डाइट तो अच्छी फीमेल होगी। पे जो फिजिकल बर्डन है वो बाहर की एक्टिविटीज या बाहर के जो फेस कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बच्चे के पैदा करने का, इसीलिए तो फीमेल पे अल्लाह ताला ने डाला नहीं है इकोनॉमिकल बोझ, घर का जिम्मेदार इसीलिए उनको
उनको करार नहीं दिया कि घर के एक्सपेंडिचर्स का, ये सारी चीजों का, ऑलरेडी उन पे ऑलरेडी बहुत बड़ा बर्डन, हाँ। बच्चा पैदा करने का एक बिग बर्डन उन पे, हाँ। इसीलिए उनको बड़ी बात है कि वो खवातीन जो बाहर भी काम करती हैं, अपना घर भी देख रही हैं। इस वक्त ये सिचुएशन है कि फीमेल्स को तो दोनों काम करने पड़े, वो बच्चा भी पैदा करती हैं, वो बाहर भी काम करती हैं, उनके लिए तो एक विशेष साइकिल है ना जिसमें वो पिस रही हैं बिल्कुल। तो उसमें अगर उनको यही एजुकेट ना किया जाए कि आपने खुद की केयर कैसे करनी है, खुद को टाइम कैसे देना है, अपनी डाइट का ख्याल कैसे करना है, कौन सी न्यूट्रिशन है जो इंपॉर्टेंट है, आप नेचुरल फूड लें, आप फ्रूट्स लें, आप वेजिटेबल लें, आप मटन लें, आप बीफ लें, आप जंक फूड मत खाएं। अदरवाइज भी अगर आप इवन जो बड़े वेल फैसिलिटेटेड क्लास है वो भी इस तरह का कल्चर ही इस तरह का डेवलप हो गया कि आप इन चीजों से दूर, आम इजी टू कैरी, इजी टू जो ईट है, फटाफट आपने जो किया जाता कि जी आपने ये कुछ खाना, उसके बाद माएँ उन्हीं बच्चियों को लेके तो क्लिनिक्स पे फिर रही होती है, फिर उनका एम्फेसिस इस बात पे होता है कि आप ऐसी दवाइयाँ दें, आप ऐसा मैजिक करें कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं। जो प्रॉब्लम आपने डाइट के साथ आपने उसको पाला है ना, उस मर्ज को बच्चे के अंदर, बच्ची के अंदर, वो तभी जाके जो है वो डिसॉल्व होगा जब आपको थोड़ा टाइम लगेगा। 10-12 साल लगे इसको यहाँ तक पहुँचाने में, 17 ईयर्स तक आप इसको ये डाइट देती रही और ये प्रॉब्लम डेवलप हुई, तो क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि 2-3 महीने में ये ठीक हो जाएगा? इसलिए आप कंप्लायंट रहे। यही बच्चे, इन्हीं लड़कियों को कल को सब फर्टिलिटी हो जाती है, पूरी फैमिली का बर्डन होता है कि जी कंसीव क्यों नहीं कर रही, कंसीव क्यों नहीं कर रही, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, फिर माँ भी परेशान होती है, लड़कियाँ खुद भी बड़ा स्ट्रेस में जाती हैं। तो बेस्ट यही है कि शुरू से ही उनको ऐसे एजुकेट किया जाए कि ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और बच्चियों के वजन का बहुत ख्याल रखा जाए। अक्सर औकात ये जंक फूड की वजह से वज़न बहुत बढ़ जाता है बच्चों का, और यंग एज में ही 15-16 साल 17 साल की उम्र में लड़कियां इतनी हैवी हो जाती हैं कि उनसे अपना वजूद संभालना मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से प्रॉब्लम्स तो मेल फीमेल दोनों में ही बढ़े ज़्यादा, लेकिन फीमेल में उन्हीं प्रॉब्लम्स को, ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फीमेल्स में ओबेसिटी के प्रॉब्लम एक्चुअली जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट के प्रॉब्लम्स या अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स, उन इवन कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा हो 20 लोगों में, तो फीमेल में उसी को मल्टीप्लाई कर दें। हम कहते हैं जो 20 फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उसके बच्चे को एनॉर्मलस बेबी पैदा कर सकती है, जिसको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, लाइक उसका फेस ठीक नहीं बना हुआ, उसके जिस्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो ठीक नहीं बने हुए, ओबेसिटी का इस हद तक इम्पैक्ट है। तो इसलिए फीमेल को तो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड है कि आपने एक तरफ क्रैश डाइटिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया, आपने कहा मैंने बिल्कुल ही वेट रिडक्शन कर लेना है, आपने टेम्पररी वेट को कम कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा से आपने वही डाइट खाना शुरू कर दी, फिर रीगेन कर लिया। तो एक्चुअली ये आपने हैबिट ही ऐसे बनानी है हेल्दी फूड के, अगर आप आदी हो जाते हो आपको उससे अच्छी कोई फूड ही नहीं लगती। जो लोग वेजीज या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के आदी होते हैं, अगर आप उनको कहें बाकी चीज़ें का वो लाइक ही नहीं करते। तो एक्चुअली ये है कि आपने अपना एटीट्यूड चेंज करना फॉर एवर लाइफ, कि आपको बाय एटीट्यूड ही वो चीज़ें पसंद हो जिनमें फाइबर डाइट ज़्यादा है। जो लोग उन पे चले जाते हैं उनको पता चलता है कि ये हेल्दी डाइट एक्चुअली एक ट्रू फूड है, और उसका जो टेस्ट बर्ड्स है ना आपकी ज़ुबान में वो बड़ी काउंट करते हैं, और आपको जो टेस्ट लग जाता है ना, आप उसके पीछे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि आपको एडिक्शन हो जाती है, और आप उसी तरह के टेस्ट को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फिर फ्रूट्स का टेस्ट और सब्जियों का टेस्ट आपको फीका और अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतना मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपने खाना शुरू कर दी होती हैं। जंक फूड में भी आप देखेंगे जो उसमें ऑयल या जो है वो क्रंचेस यूज़ होते हैं, उनका एक अलग टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो वो फिर टेस्ट जो है ना, वो ज़ुबान वो किसी और चीज़ को जो है वो पसंद नहीं करती कि भाई आप कुछ और खाएँ, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग से जो आपकी डाइट है, जो आपका प्लान है, वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, और उसमें आपका ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल लाजमी होने चाहिए। कहा तो ये भी जाता है डॉक्टर साहबा कि जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट मशवरा तो ये भी देती हैं कि सब्जियों को चबा के खाना चाहिए, जैसे हम सैलेड खाते हैं, तो ये फाइबर जाता है उसमें, ना फाइबर बड़ा ज़रूरी है। आप समझ लें कि आपने फ्रूट है, अगर आप उनको वैसे ले रहे हो या जूसेस बना रहे हो, जूसेस में कैलोरीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, मगर उसका स्टमक टू इंटेस्टाइन बाईपास टाइम है सिर्फ 30 मिनट। 30 मिनट में आपने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया, आपने सारी कैलोरीज भी ले ली, लेकिन उसके सारे जो विटामिन हैं वो एक्सक्रीट आउट हो गए, वो बॉडी से बाहर चले गए। आपको सिर्फ एक कैलोरीज है जो अंदर गई, उसने आपको एनर्जी नहीं दी, लेकिन जब आप विद फाइबर लेते हैं किसी भी चीज़ को, वो स्टे करेगी स्टमक में फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी वजह से उसके विटामिन एब्जॉर्ब होंगे, उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आप अचीव करेंगे अपनी बॉडी पे। इसलिए एक्चुअली आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को उनकी रॉ फॉर्म में लें तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप जूसेस या मिल्क शेक की फॉर्म में लें, उसमें आप कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर लेते हैं, मगर आप अगर ये समझें कि उसका जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट आपको चाहिए, जो इफेक्टिविटी है, वो आपने अचीव नहीं की। ठीक,
उससे आप बिल्कुल डिप्राइव्ड रहे हो। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप अगर ख़वातीन को कोई डाइट प्लानिंग का मशवरा देती हैं या आपके पास जो केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो कितने जो ज़्यादा हैं, और पिछले कई सालों से जैसे आपने बात भी की उसमें कितनी एज की ख़वातीन हैं जो आपके पास कौन कौन से मसाइल लेकर आ रही हैं? आमतौर पे देखें हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट के पास 3 तरह के पेशेंट कॉमन है। सबसे पहले तो वो जो टीनेजर छोटी लड़कियां हैं, हाँ। जिनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं या जिनके इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं लाइक ओबेसिटी, इवन उसके बाद हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, इस तरह के प्रॉब्लम्स है। उसके बाद जो ही मैरिड हुए तो जी इनएबिलिटी टू कंसीव है, जी कंसेप्शन नहीं हो रही है, अगर कंसीव हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लाइक मिसकैरेजेस रिकरेंट हो रहे हैं या रिकरेंट आईयूडीज हो रही हैं, इंट्रायूट्राइन बच्चों की डेथ्स हो रही हैं, कंजेंटल अबनॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं आमतौर पे वो आ जाते हैं ओल्ड एज में। लाइक पहले कैंसर्स का इंसिडेंस लाइक यूट्रस और ओवरीज में बड़ा कम था, कंपैरेटिवली उसका इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसमें वो पैटर्न हम ये नहीं कहते कि बुढ़ापे में कोई ऐसा काम हुआ कि वो इंसिडेंस बढ़ गया, ठीक है। उस सीए का रिलेशन भी इन्हीं चीज़ों से है। जो पेशेंट जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिनको इरेगुलरिटीज़ होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ कल को जाके तो यूट्रस का कैंसर करती है। पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ 60 ईयर्स में पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आ रहे हैं, जी हैवी ब्लीडिंग है इस एज में, बायोप्सी करते हैं जो जी कैंसर निकल रहा है बच्चेदानी का, ओवरीज का कैंसर, ये सारी चीज़ें ये एक्चुअली बड़ी हद तक हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड है चीज़ें। उसके बाद हमारे वेट से रिलेटेड है चीज़ें। उसके बाद हमारा जो एटीट्यूड एक तरफ ये है कि फ़ौरन ही चीज़ों को अभी कंसीव शादी को जैसे अभी 1 साल भी नहीं गुजरा और आपने मेडिकेशन लेनी शुरू कर दी, आपने कहा जी मैं एग बनाने वाली दवाइयाँ ले लूँ, वो जो पूरी दुनिया में 6 मंथ से ऊपर रिकमेंडेड नहीं है ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स कि आप ये मेडिकेशन लो जो एग बना रही है। फीमेल फ़ौरन ही शादी के 3 मंथ बाद ही खुद ही लेना शुरू कर देंगी। मुझे फ्रेंड ने कहा ये गोली खाओ मेंसेस के दौरान तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इवन सेल्फ मेडिकेशन इतनी हाई रिस्क मेडिसिन की, बिल्कुल ठीक है, बगैर किसी वर्क आपके। बिल्कुल उसके बाद उन सारों से ये अगर हम कहते हैं किसी ने 1 ईयर ओवुलेशन इंजेक्शन ली या एग बनाने वाली दवाइयाँ ली, लेटर इन लाइफ उसको ओवेरियन कैंसर का रिस्क है, ओवरीज के कैंसर का। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली मरीजों को उतना डीप नहीं पता होता। तो पहली बात ये है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करें, ना प्रेगनेंसी में ना आउट ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा कोई भी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी एक फिजियोलॉजिकल स्टेट मत समझें कि बच्चे पैदा होते हैं तो ये अल्लाह के हुक्म से यूट्रस में पाल गए, अल्लाह के हुक्म से, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अल्लाह के हुक्म से प्रेगनेंसी होती है, अल्लाह के हुक्म से पैदा होते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में जहाँ कोई प्रॉब्लम अराइज होता है वो आपको नहीं पता, ये अनप्रिडिक्टेबल है कि आपको 6 मंथ में, 7 मंथ में, 8 मंथ में क्या हो जाना है, ये अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए हर प्रेगनेंसी को आप समझे कि हमने डॉक्टर के पास जाना ही जाना, शुरू से बुक हो जाए। जो ही पेशेंट प्रेग्नेंट होती है वो अपनी बुकिंग अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट के पास कराए, उसके बाद जो उसको फैसिलिटी है उसके मुताबिक अवेलेबल उसको अवेल करे। खास बात मैं यहाँ पे करूँगी, जैसे आपने कहा कि अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो है वो अपनी ज़रूर अपॉइंटमेंट जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं। और खुदा के वास्ते आप लोगों से मेरी जो है ना वो ये अपील है कि गायनेकोलॉजिस्ट जो है ना वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। ये जो बन के लोग जो बैठे हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिनका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, जो अच्छे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। अक्सर औकात जो है वो गलत केस कर देने की वजह से भी जो है वो डेथ हो जाती है, क्योंकि जो ये सब चीज़ें हैंडल कर रहा हो तो उसको अंदाजा ही नहीं होता। कह रहे हैं जी डॉक्टर सर्टिफाइड होना चाहिए, ये बगैर डॉक्टरों के भी चले जाते हैं। वही तो कह रही हूँ, ऐसे दाइयों के पास जाते हैं उनके पास, और हाई रिस्क केसेस होते हैं, वो उन्हें खुद भी पता होता है कि हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, फिर भी उनके पास जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे रिसीव होते हैं पेशेंट के जी, उनको कितने कितने घंटे ड्रिप लगा छोड़ती हैं बच्चा पैदा करने के लिए, उसके बाद यूट्रस रप्चर हो गई, बच्चेदानी रप्चर हो गई, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गई, बच्चा फंसा हुआ होता है और फिर वो आ रहे होते हैं इस कंडीशन में, जबकि उन्हें पता होता है कि ये नहीं दर्द और कर्ब और तकलीफ की कैफियत है। पब्लिक सेक्टर में कोई पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में आल्दो के रश होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन कम से कम जो आपको चेक कर रहा होता है वो एक सर्टिफाइड डॉक्टर होता है। उसके दो, अगर वो आपको, आप ये समझते हो कि डॉक्टर ने टाइम कम दिया, उसके 5 मिनट भी आपके लिए सफिशिएंट है। उसने समझ लिया ना, उसके 5 मिनट में उसको पता है कि जी क्या और आगे क्या प्लान होना चाहिए। वेल फैसिलिटेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको प्रॉब्लम होता है आप फॉरेन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में हैं, आप अपनी शॉपिंग करने के लिए, आप बाकी कामों के लिए आ जाते हैं। आप ये मत करें कि आप लोकली, आप अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है आप टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में खुद को बुक कराएं। इसका मतलब ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गई, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वो रूटीन प्रेगनेंसी नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी नहीं है कि ये खैरियत की चलेगी। वो लोग समझते हैं कि जी 10 बच्चे पैदा हुए,
किसी भी आपके बड़े के लाइक दादी के, नानी के, उन्होंने तो किसी को भी चेकअप नहीं कराया था, घर में ही पैदा हो गए, खैरियत के पैदा हो गए। ये नहीं, एक ही औरत में, इवन हर औरत की प्रेगनेंसी मुख्तलिफ है दूसरी से। ये एक अपनी बॉडी है, उसकी अपनी बॉडी की एक अपनी डिमांड्स है, एक अपनी बॉडी की वीकनेसेस भी हैं, अपनी बॉडी की वर्थ भी है। लाइक आप खुद हमारे नफ्सियात है, जैसे किसी की बॉडी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही फिजिकली भी कुछ चीजें आपकी बॉडी में वीक होती है। जी, सारा का सारा निजाम वो वेरी कर रहा है। ये नहीं कि एक औरत ने खैरियत के 10 बच्चे पैदा कर लिए तो आप भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ये भी नहीं है कि एक ही औरत में अगर पहला बच्चा आपने खैर खैरियत का पैदा कर लिया और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि अगले, आमतौर पे पेशेंट कई दफ़ा पहली प्रेगनेंसी में बड़ा अच्छा चेक कराते हैं, जाके बुक होते हैं जी पहला बेबी है, उसके बाद कहते हैं मेरे तो चूंकि पहली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, अब मुझे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में केयर की ज़रूरत नहीं, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते। एक ही औरत में प्रेगनेंसी मुख्तलिफ होती है, पहली दफ़ा प्रेगनेंसी में हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, अगली में हो, उससे अगली में हो, इसलिए ये मत कंसीडर करें कि अगर एक प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं हुआ तो किसी में भी नहीं होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिनका पहले सर्जरी सेक्शन हुआ है 1, 2 या 3, आम तौर पे ये पेशेंट पेरिफेरी में लोकल हॉस्पिटल्स में छोटे क्लिनिक्स पे खुद को ऑपरेट करा लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाते हैं। खतरनाक तरीन जान का खतरा है, बिल्कुल समझे कि जी आपने अपनी जान दे दी, आप समझ लो कि आपने ऐसे किया कि आपने सुसाइड कर ली। इसलिए जो खास तौर पे जिनके पहले 2 सर्जरी हुए हुए हैं, 3 सर्जरी सेक्शन हुए हुए हैं, वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में है, वो मत छोटे सेटअप में, इवन छोटे BHU में खुद को मत ऑपरेट कराए, ना छोटे प्राइवेट क्लिनिक्स पे खुद को ऑपरेट कराए। प्राइवेट क्लिनिक पे आमतौर पे वो ये समझते चुके हमें 1-to-1 केयर मिल रही है, डॉक्टर हमारी बात सुन रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस क्लिनिक या जिस हॉस्पिटल में आपका ऑपरेट हो रहा है उसका बैकअप क्या है, वो वेल फैसिलिटेटेड है कि नहीं, उसमें ब्लड बैंक है कि नहीं। प्रेग्नेंट औरतें ऐसी भी हैं जिनको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि 20-20 ब्लड लगते हैं, और छोटे सेटअप्स में जो कि अवेलेबिलिटी नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, क्रॉस मैच नहीं है, में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्रॉस मैच ही नहीं है, प्रॉपर ब्लड बैंक ही नहीं है, प्रॉपरली क्रॉस मैच ग्रुप स्पेसिफिक ब्लड ही नहीं लगते, पेशेंट की एक्सपायरी हो जाती। इसलिए जहाँ सर्जरियन सेक्शंस हो रहे हैं या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इवन नॉन गायनाकोलॉजिकल भी है, वो मत आप ऐसे सेटअप में कराएं जहाँ बैकअप नहीं है, जहाँ ब्लड बैंक्स नहीं है, वेल इक्विप्ड और वेल फैसिलिटेटेड नहीं है, जहाँ सीनियर डॉक्टर्स नहीं है, सीनियर सर्जन नहीं है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो कोई सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है कि जो आके डील करे। फिर समझ लें कि आपको फिर पहुंचने आप उसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में फिर कॉम्प्लिकेशंस के साथ जाओगे, आपका रास्ते में टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है आप ब्लीड करते 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 रास्ते में ही आप सीरियस हो जाओ, जब आप वहाँ पहुंचो तो डॉक्टर आपको हेल्प आउट ही ना कर सके। इसलिए कुछ चीज़ों पर आप बिल्कुल प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज मत करें, क्योंकि बहरहाल अगर एक औरत मरती है तो उसके पीछे 4-5 बच्चे, जाहिर 3, 4, 5, और जितनी प्रेगनेंसी जूं आगे जाती है, एक अच्छा गायनाकोलॉजिस्ट जो बड़ा वेल रिन्यूड हो वो उस औरत की डिलीवरी करते हुए डरता है जिसके पहले 5 बच्चे। सही प्रेगनेंसी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाती है जूं बच्चे पैदा होते हैं, वो औरत के सीरियस होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि 4 बच्चे खैरियत के पैदा, कमजोरी बढ़ती रहती है। उसकी रीजन ये यूट्रस कंपैरेटिवली यूट्रस की फॉर्मिटी कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यूट्रस रिलैक्स होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है, जिसे आम जुबान में हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, कि डिलीवरी के बाद ऐसे ब्लीड होती है जैसे आपने टैप ऑफ वाटर खोला हो। तो आमतौर पर बड़ा एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट भी जब किसी औरत की 5वीं, 6वीं या 7वीं इवन नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन की बात नहीं मैं कर रही, अगर वो कर रहा है तो वो डरेगा, क्योंकि उसके पोस्टमार्टम हेमरेज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन फीमेल या उसकी फैमिली खुद ये कंसीडर करते हैं चूँकि 4 बच्चे खैरियत के पैदा हो गए तो 5वां भी खैरियत से ही हो जाए। तो इस वजह से मेहरबानी है कि आप अपनी हेल्थ को समझें, प्रेगनेंसी के दौरान ही समझें, ये नहीं कि जब आपको कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है फिर आप बात समझें। जब आप कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है फिर अच्छे से अच्छा डॉक्टर आपको उस तरह हेल्प आउट नहीं कर सकता, फिर डॉक्टर पे पड़ जाती है सारी बात, फिर यहाँ सारा कुछ ही होता है कि जी डॉक्टर ने केयर ना की, हम तो हॉस्पिटल आए थे, हमारे पेशेंट की डेथ हॉस्पिटल में हो गई। अब अगर आप पीछे से सीरियस आए हो, आपकी बॉडी का सारा ब्लड ड्रेन हो गया, तो उस वक्त अगर आप ये समझें कि जितने भी ब्लड लग जाए उनका वो बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स यूटिलाइज हो चुके होते हैं। ब्लड क्लॉट आप महसूस करें ना कि आपकी तबीयत अब नासाज है, आप इस टाइम तकलीफ में या परेशानी महसूस कर रहे हैं, कुछ है जो आपको इरिटेट कर रहा है, आप फौरन डॉक्टर से रुजू करें, चाहे आपको कोई भी मसला हो। इवन आपका हल्का सा सांस भी रुक रहा है ना, ये दौर वो जा रहा है कोविड की सिचुएशन में कि जहाँ पर इस तरह से जो है वो ख़वातीन की भी केयर करना इंतहाई मुश्किल है। इंसान जितनी अच्छी केयर अपनी खुद कर सकता है, दुनिया का कोई शख्स उसकी ऐसी केयर नहीं कर सकता। कोविड के साथ मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, आमतौर पे पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है,
जो सिवियरिटी ऑफ इलनेस है वही ज़्यादा है। नमूनिया क्या के आपके पास incidence ऐसे ज़्यादा है। केसेस आए हैं हाँ अभी? बिल्कुल ऐसे केसेस आए, मैंने उनके सर्जरियन सेक्शन भी किए उन पेशेंट्स के। उसके बाद बेशुमार पेशेंट ऐसे थे जैसे बच्चे तो पैदा हो गए, बच्चे कोविड एक्वायर नहीं करते, उनकी इम्यूनिटी चूँकि बहुत ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबीज़ नहीं एक्वायर करते, उनमें इंसिडेंस लेस देन 1% है। Okay. मगर मदर्स की टॉलरेबिलिटी कोविड की सिवियरिटी लाइक कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोविड नमूनिया, कोविड के साथ सैचुरेशन का ना मेंटेन होना ऑक्सीजन का, बॉडी के चूंकि यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चे की वजह से, इवन आप बच्चे को निकाल भी लेते हो, आपने सर्जरियन सेक्शन किया फिर भी मैटरनल मॉर्टेलिटी विद कोविड बहुत ज़्यादा। और उसका सोल्यूशन ये है कि फीमेल ना ये सिर्फ कि प्रेग्नेंट फीमेल मास्क पहने या वैक्सीनेशन कराएं, एट द सेम टाइम प्रेग्नेंट फीमेल अपने इम्यूनिटी लेवल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाए ताकि इस तरह की सिचुएशन में वो कोविड एक्वायर ही ना करे, क्योंकि कोविड की मैटरनल का रिलेशन है डायरेक्ट मैटरनल मॉर्टेलिटी के साथ। अभी तो केसेस आ रहे हैं, साथ साथ रिपोर्ट हो रही है, रिसर्च और डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा ऐसा ये बात सामने आ जाएगी कि कोविड का एक प्रोपोर्शनेट रिलेशन है विद मैटरनल मॉर्टेलिटी। इसलिए कोविड में तो इनिशियली पहले ये कहा गया था कि बेटर नॉट टू कंसीव, सही, कि आप कोविड के सिरा में कंसीव ही ना करो, सही, ताकि बजाय इसके कि आप किसी कॉम्प्लिकेशंस में जाओ, राइट, बेस्ट ये है कि आप कंसीव ही ना करो, राइट, ताकि आपके हॉस्पिटल के विजिट भी कम हो, आपके एंटीनेटल विजिट्स कम हो। फिर आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल ज़ाहिर एक पूरा सेंटर है जहाँ डिजीज्ड पेशेंट है, जहाँ कोविड एक्वायर करने का इम्कान ज़्यादा है। ऑलरेडी बैक्टीरियाज मौजूद हैं, फिजियोलॉजिकल इवन हमने वायरसेस एंटीनेटल मौजूद विजिट्स पेशेंट्स के काम कर दिए, जिस मरीज ने 9 मंथ में 8 दफ़ा विजिट करना, हम कहते नहीं जी आप 4-5 टाइम्स आए, हाँ, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करें ताकि आप हॉस्पिटल में ना आएँ, आप कोविड एक्वायर ही ना करें। इसलिए आमतौर पे कोविड की राह में हम ये कहते हैं कि जी लेस लाइकली टू कंसीव, कि आप कंसीव करें ही ना, ताकि आप उसमें कोविड में फॉल कर गई तो आपके ज़ाहिर है फिर एक्सपायरीज होती हैं। अभी मेरी ये पेशेंट थी, उसका सर्जरियन सेक्शन किया कोविड की वजह से, उसके पहले थी 4 बेबी गर्ल्स, और अभी उसने बेबी बॉय के लिए कंसीव किया। ये भी ज़ाहिर है हमारे मुल्क में बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा। यहाँ पता नहीं, यहाँ पीछे चाहे कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी जागीर नहीं है जिसको लड़के ने संभालना है, मगर फिर भी ख्वाहिश यही होती है कि जी लड़का पैदा वो वारिस है, चाहे वो खाने के 2 टाइम की रोटी नहीं है। सही कह रही, तो विरासत को वो यही कंसीडर करते हैं कि जी लड़का वारिस है, लड़का वारिस के लिए वो ये नहीं समझते कि जी हमारे पास कोई ऐसा नॉलेज है जो हमने सिर्फ लड़के को ही देना है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने सिर्फ लड़के को ही देनी है, कोई ऐसी विरासत है। उसी चक्कर में फीमेल जो है उनकी एक्सपायरी प्रीवियस 5 सर्जरियन सेक्शन है, फिर भी फीमेल कंसीव करती है 4 सर्जरियन और 5 के साथ कि नहीं जी हमें लड़का चाहिए। अच्छा, जो मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना, जो मेंटली प्रिपेयर होते हैं वो फिर भी बच जाती हैं। वो खवातीन जो मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं ना होती, उनके लिए जो है वो इन प्रोसेस बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, अगर उनको पता है जी पहले 4 सर्जरियन सेक्शन हो चुके, पहले 5 सर्जरियन सेक्शन हो चुके, या आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है और आपके पास 4 बेटियां, आप मत कंसीव करो। सही, आपकी अपनी जान से कीमती कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाकी अगर आप ये समझो कि जी मेरा सर्वाइवल नहीं है बेटे के बगैर और मैं अपनी जान दे दूं, तो आप उन लड़कियों को सोचो जिनको आपने पैदा किया। सही बात, उसी की पैदाइश में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो लड़कियों को किसी ने नहीं पूछना, जो जाहिर है जो माँ है वो कोई नहीं। अगर औरतें यही बात सोच ले कि हमें अपने बच्चों के लिए रहना जिंदा, हमने अपने बच्चों के लिए हेल्दी रहना है, हमने अपने बच्चों की केयर के लिए हेल्दी रहना है, और हमने अपने बच्चों को भी एक हेल्दी लाइफ देनी है। किसी को खुश करने से बेहतर है कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर आप उनको खुश करने के लिए मदर का एजुकेट होना बड़ा जरूरी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। मैंने अपने बच्चों को क्या खिलाना है, मैंने उनकी क्या केयर करनी है, मैंने ये नहीं करना मैं क्योंकि उठ के मैं उनके लिए खाना ना बनाऊं, मैं बाहर से मंगवा लूँ और इनको खिला दूँ, ठीक है, मैं खुद आराम कर लूँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मदर ने अपने बच्चों की भी केयर करनी है और सेल्फ केयर भी इस लेवल पे करनी है कि वो अपने बच्चों के लिए रहे, अपने बच्चों के लिए उसमें इतनी एनर्जी और ताकत रहे कि वो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ कर सके। सही बात है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, हमने अपने बच्चों के लिए करना है, उनको एक हेल्दी और प्रॉस्परस लाइफ देनी। पहले एक तरबियत होती थी, कुछ चीज़ें जो है वो समझाई और बताई जाती थी, खवातीन उस पर अमल भी करती थी और उस तरीके से चलती भी थी। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो हमारी जो लेटेस्ट माएँ हैं, जो आजकल जो है वो कम उम्र में जो है वो माएँ बन जाती हैं, उनको ना तो अपनी सेहत का एहसास है ना ही अपने बच्चे की सेहत का एहसास है। आज आप बच्चे देखें तो वो खाते पीते नहीं हैं, उनका शरारतों में ध्यान है, मोबाइल फ़ोन में है, या बच्चे ने खाना खाना है तो मोबाइल हाथ में पकड़ के खाना है। ये तो कॉमन है कि सेल फोन हाथ में होगा और खाना खाएगा भी। यस, ऐसा ही है, सब जगह पर है। आप जितना मर्जी इस चीज़ को चेंज कर लें, आप नहीं इसको बदल सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसको जो है वो
आदत ऐसी डाल दी ना, कंटिन्यूटी उसकी ऐसी हो गई कि उसकी ग्रोथ ऐसी जो है वो एक चल रही जो है। एक- अब आप बच्चे को मना करेंगे तो वो शाउट करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, खाना नहीं खाएगा, उसका माइंड जो है वो खाने की तरफ से डाइवर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें हैं जो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम कर रही हैं। और बच्चे को इवन अभी एक सेमिनार था, उसमें मैंने माहिर नफ्सियात है जो सिर्फ बच्चों को डील करते थे, तो उन्होंने कहा जी जो एक वीडियो है 5 मिनट्स की, उसका बच्चे की पर्सनैलिटी पे जो इम्पैक्ट है वो मिलियंस ऑफ वर्ड्स का है। बिल्कुल सही। ये आप मत समझे कि उसने 5 मिनट की वीडियो देखी और आप ये समझ रहे हो वो एक 5 मिनट की वीडियो, वो मिलियंस ऑफ वर्ड का इम्पैक्ट है उसके माइंड पे। Yes. तो आपके बच्चे जब मोबाइल के साथ बिजी हैं आपके सामने, वो समझ ले कि आपके बच्चे किसी और दुनिया में जा, किसी और दुनिया वो में। आपके साथ ही नहीं रहे। अच्छा, उस दुनिया का आपको पता भी नहीं है कि वो कौन सी दुनिया में, वो उनके अल्फाजों में वो दुनिया आपको जो है वो क्लियर कभी कभी इवन यहाँ बच्चे ऐसे भी हैं जो शुरू से मोबाइल में और लैंग्वेजेस सुन रहे होते हैं, फिर उनको स्पीच प्रॉब्लम्स आ जाते ऐसा हैं, ही। बाद में वो अपने कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो वही जुबान बोलते हैं जो वो मोबाइल पे देख रहे होते हैं। सही। घर वाले कहते हैं जी इसको तो बोलना ही नहीं आ रहा, इसको तो कोई प्रॉब्लम है। उसका बच्चों में ओवर एक्साइटमेंट, हाइपर एक्यूट, ज्यादा एक्टिव एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है वो हर बच्चों का वक्त ट्रीटमेंट मोबाइल पे बिजी है जिसमें एक पर्टिकुलर चीजें दिखाई जा रही हैं, बहुत ही हाइपर किस्म के, जी ये अभी प्लेनेट पे है, ये कर दिया, Even मारदा हमारे आ रहा है, cartoons जो जो बनते हैं ना aggression है, बच्चों के उनमें लिए, बहुत एग्रेशन है, बहुत aggression। तो बच्चे का माइंड उसी तरह एग्रेसिव हो जाता है। वो समझते हैं ये फ्लाई कर रहा है तो मैं भी फ्लाई करूंगा, ये Yes, जंप कर रहा है मैं भी जंप करूंगा, Yes। इसने 10 बंदे मार दिए 1 सेकंड में, मैं भी 10 लोगों को ये किल तो कर सकता बहुत हूं। ज्यादा फैल चुकी है चीज़। ये जो आप जो है वो इसकी बात कर रही हैं, फायरिंग और इस तरह की वीडियोस और ये मामलात, और ये जो एक कार्टून नेटवर्क ऑन हो गया है, इसके थ्रू जो है वो बच्चे अब क्या देखें। अगर आप उन्हें कार्टून्स की तरफ भी नहीं लगाएंगे, अगर आप उन्हें ड्रामास की तरफ लगा दें तो वहां पर भी जो है वो इक़्तिदार और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, बच्चे को आप ऐसी चीजें ला के दें, बच्चे को साइकिलिंग, बच्चों को स्विमिंग, बच्चों को रनिंग, बच्चों को खेलने का, बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत वो खत्म हो गई है, जो कि खत्म हो गई। और ये जो एक्टिविटी है मोबाइल की, ये बिल्कुल मेंटल एक्टिविटी नहीं है, ये डिस्टॉर्शन है। आपका बच्चा फोकस ही नहीं करेगा कल को, ना वो कभी स्टडीज पे कभार फोकस कोई करेगा। थोड़ा बहुत टाइम उसका जो है वो आप उसके जो है वो लैपटॉप या उसके आईपैड के साथ उसको दें, ताकि वो उसमें कुछ जो है वो डिजिटल चीज़ें देखे, कुछ पढ़ाई की, कुछ अपनी स्टडी से रिलेटेड, उसको कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन साथ बैठ के उसको जो है वो बताएं या दिखाएं। ये जो हम मोबाइल छोड़ के अपने बच्चों के हाथ में जो वो चले जाते हैं ना, तो फिर वो अपनी कुछ भी वीडियो देख बना के लेते हैं, अपडेट करते कुछ रहते भी हैं, देख लेते हैं। कुछ आपने भी बड़ी देख अच्छी बात की है कि साथ बैठना जरूरी है। Yes। कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन जरूरी रहा है, ये बड़ा जरूरी है कि आपको बिल्कुल पता हो। बिल्कुल बिल्कुल वरना ऐसे ही बच्चे है। मोबाइल में वो जाहिर मेरे घर के बच्चे जब है मोबाइल फोन लेके बैठे होते हैं ना डॉक्टर साहब, तो उनके मोबाइल जो वो मुझसे ऐसे छुपा रहे होते हैं, ऐसे 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 करके साइड पर हो रहे होते हैं, तो मैं उनको पता होता है कि ये पूरी पूरी नजर रखी हुई है कि हमने क्या देखना है। तो जब मैं अगर कभी उनको पकड़ लूं ऊपर से, तो वो क्या देख रहे होते हैं कि फाइटिंग वाली जो है वो ये गेम नहीं आई है, ये तो गेम, इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसमें बिल्कुल ऐसा महसूस ना Aggressive element करें, हम बहुत इससे ज्यादा बिल्कुल है। नहीं सीख रहे। अच्छा, वो आगे से मुझे इसको जो है आर्गुमेंट करते हैं, बताते हैं, बट क्योंकि 1 सेकंड भी अगर आपने नज़र ओझल कर ली ना, तो आपके बच्चे का मुस्तकबिल जो है दाव पे लग जाता है। आपको नहीं पता, इतनी फास्ट ट्रैक पे। वो कहते हैं कि पहले जंगें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी तलवारें, बंदूकें, तोपें, आज जंग हो रही है डिजिटल वॉर। यही है वो डिजिटल वॉर जिससे घर बैठे हर शख्स इस जंग का शिकार हो चुका है, बिल्कुल और शिकार हमें हो पता ही चुका नहीं है। और उसके बाद रियलाइजेशन नहीं है। मदर्स आमतौर पे ये कहती हैं कि जी मैं आराम कर लूं, या मैं ये काम कर रही हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ, जब मैं मदर कुछ अपनी और डाइट का काम कर ख्याल रही ही नहीं हूं, तो रखेगी। मैं उनको कार्टून्स पे लगा देती हूँ। हाँ। मैं तो बच्चों को कहाँ से टाइम पेरेंट्स ये देंगे? कहते हैं कि चले आमतौर पे अब तो ये सिचुएशन है कि जी फादर अलहदा मोबाइल पे बिजी हैं, मदर अलहदा बिजी हैं, बच्चे अलहदा बिजी हैं। तो उसमें समझ लें ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। जो हम ये कह रहे हैं कि जी डिजिटलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप सारों के माइंड ही हैंडीकैप हो जाए। Yes। एक्चुअली वो मेंटल वर्थ ही नहीं रहनी, ना वो हम आपका सबको फोकस रहना कोई है। नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है, और वो एप्स का नेटवर्क है कि वो ऐप apps का से network आप है। जो है वो इतनी डिजिटल दुनिया में चले जाते हैं, वहाँ इतना कुछ आपको मिल जाता है, बाहर की दुनिया को आपको पता ही कोई नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये डिजिटल दुनिया जो है ऐसे बच्चों को प्रेग्नेंट निकाल, औरतें आती है, वो कहते हैं जी मेरा बच्चा तो जो है वो आमतौर पे हम ऑटिज्म एक डिजीज़ है। ऑटिज्म में ये होता है बच्चा समझ ले एक लाइफ में खोया हुआ है ना, वो बिल्कुल लॉस्ट है फॉर अ मोमेंट। जैसे 5 मिनट्स उसको नहीं पता कि कौन बैठा है इर्द गिर्द, कौन क्या है। बिल्कुल उसके ऐसे ही, बाद बिल्कुल हाइपर ऐसे ही। एक्यूट है, वो बैठ ही नहीं सकता, वो बिल्कुल हर ऐसे। वक्त मूव करता है, चीज़ों पे चढ़ता है। तो ऑटिज्म की डिजीज़ का डायरेक्ट रिलेशन है इस सारी एक्टिविटी से। Right। तो मदर्स आमतौर पे आती है डॉक्टर साहब मैं प्रेगनेंसी में क्या ऐसा करूँ, मेरा पहला बच्चा इस तरह, मैं उन्हें कहती हूँ कि जी आप प्रेगनेंसी में मोबाइल यूटिलाइज नहीं करना खुदा। हाँ, इवन जब वो आपका बच्चा पैदा हो जाए, पहले 5 इयर्स जो नेक्स्ट बेबी है उसको आपने सेलफोन नहीं देना।
तो यहाँ बच्चा जो ही चीज़ों को पकड़ने के काबिल होता है, उसके हाथ में जो पहली चीज़ होती है वो टच फोन होता है। ऐसे वो उसको पता लाइट होता है, नजर आ रही होती वो है, कलर आइकॉन नजर से आ रहे पहचान लेता है कि जी अभी मैंने यूट्यूब खोलनी है, अभी मैंने ये चीज़ खोलनी है, अभी मैंने ये चीज़ खोलनी, चाहे उसको बोलना नहीं भी आता। हमें तो मोबाइल इस फोन तरह यूज की करना नहीं utilization आता। को इवन mentally मुझे handicap कर रहे हैं। आईफोन का इतना आइडिया नहीं है, पता नहीं है, मैं एंड्रॉइड के साथ ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, और बच्चे जो है वो आईपैड के साथ और आईफोन के साथ जो है वो लगे हुए हैं। प्रेगनेंसी में उनको ये सब बड़ा पता है। इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड कि आप बहुत- अगर मोबाइल बहुत आप important। सारा टाइम ड्रामे देख रहे हो, आप ऐसे ही है। पहले किताबें लिखी जाती थी, जी फलान बंदा वो बहुत बड़े वली अल्लाह थे जी, तो उनकी मदर सारी रात कुरान पढ़ती थी, सुभान सारा दिन कुरान ऐसे पढ़ती ही थी। है, तो बच्चा पैदा हुआ, तो जी बच्चा पैदा हुआ, जब उसने बोलना शुरू किया तो वो कुरान बोलता था। तो इसीलिए तो हम सारा टाइम ज़ाहिर है खुद मोबाइल पे बिजी रहेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान हम फिल्मों में ड्रामाज में बिजी रहेंगे, तो हम फिर ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी हमारा बच्चा जब पैदा हो तो कोई एकदम उसकी बड़ी कोई आला परफॉर्मेंस बच्चे तो बाद में बड़े ये होते अपने ही बच्चों सबसे को पहले अपना डांस लाइक करना कहते हैं सीखते कि हैं। जिसने तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं की, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बच्चे की केयर का टाइम है पहले 7 ईयर्स। पहले 7 ईयर्स में आपने उसका माइंड मेकअप बिल्ड कर दिया, Yes. जो भी आप चाह रहे हो। उसके बाद 7 साल आप बाद जब आप उस पर सख्ती कर रहे हो, आप उसको वो इम्पोज कर रहे हो जो उसको आपने दिया ही नहीं। पहले 7 साल में अगर आपने उसकी परवरिश मेंटल नहीं की, अगर आप उसको समझते हो कि जी मैंने तो इसको बड़ा सूफी बुजुर्ग बनाना है, आप पहले 7 ईयर्स में उसको वो सारा कुछ सिखाओ। बिल्कुल आप सिखाएं। दूर रखो ऐसी दुनिया से जो आप उसको नहीं सिखाना चाहते। Right. लेकिन जब आप उस बच्चे को उसी सारी दुनिया में रखोगे और 7 साल बाद आप उस पर सख्ती करो, फिर आप उसको ब्लेम भी करो, फिर आप उस पर रिग्रेट भी करो। अच्छा, इसमें टीचर का भी बहुत अहम किरदार होता है ना, ये तो चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर ख़वातीन की जो है वो बात कर रहे हैं, ख़वातीन के मसाइल की बात कर रहे हैं, और एज अ गायनाकोलॉजिस्ट देखिए ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं, एक माँ की ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। एक माँ अगर बेहतरीन माँ होगी तो उसका बच्चा भी बेहतरीन होगा, और हमें नेशन भी बेहतरीन मिलेगी। आज जो हम एक अच्छी नेशन ना देने में कामयाब नहीं हो सके, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पास जो अच्छी नेशन नहीं है, वो तरबियत नहीं है, माँ की तवज्जो नहीं है। बेशुमार इससे कोई डिफरेंस नहीं है कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, ये कोई आप नहीं है। इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हो। सबसे इंपॉर्टेंट एक मदर का माइंड है, माइंड कि मदर का माइंडसेट क्या अपने बच्चों के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर आपको कहते हैं ना कि आपने हैप्पी रहना है, में भी एक टेंशन नहीं लेनी। वो कम रिसोर्सेज में भी हाँ। अपने बच्चों को अच्छा ट्रेन कर सकती है, अच्छा एजुकेट कर सकती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप माओ का माइंड मेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। राइट। कि वो सबसे पहले ये फोकस करे कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा है और इसको मैंने कैसे ट्रेन करना है, कैसे train किन चीज़ों से उसमें बेशुमार टाइम आपको खुद भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जाहिर है, जैसे करना मैं आपको पड़ेगा। कह रही हूं कि आपकी सेक्रीफिकेशन से सेक्रीफाइस करने का टाइम तो प्रेगनेंसी से ही शुरू हो गया कि आपने कहा जी मैंने ऐसी एक्टिविटी से दूर रहना है। हम ये कहते हैं अगर मदर स्माइल करती है तो बेबी भी स्माइल करता है, अगर माँ स्ट्रेस में जाती है तो यूट्रस में बच्चा भी स्ट्रेस में जाएगा। सही। आपकी सारी एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट आपके बच्चे पे होता है। बच्चे पे होता है। इसीलिए तो वो एक जगह मैं पढ़ी थी, मैं बड़ी हैरान हुई पढ़ के। बाद में फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं बात दुरुस्त है कि जी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जी मतलब आप मुझे एग्जैक्ट तो नहीं वर्ड याद के जी जो माँ के पेट से ही नूसत के साथ पैदा होते हैं कि माँ बाप के माल का इम्पैक्ट होता है उन पे। तो वो इम्पैक्ट वो अमाल किस तरह के वो बेशुमार। जैसे मैंने आपको कहा कि जी आप 20 है, आप सारा कुछ जब ये बात 1400 साल पहले कही गई उस वक्त कोई सोचे कि जी इस बात का क्या मतलब है। डॉक्टर साहब ने लेकिन जब आज बात साइंस की है ना बताती कि एक माँ जो है उसके खून से वो बच्चा जो है वो बन रहा है, उसके जब खून कहते से हैं बन ना रहा आप जब कहते हैं कि आपके माँ बाप के खून का असर है, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये माँ बाप के खून का असर है, ये ऐसी बातें नहीं बनी हुई। इनका जो है वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है, पूरा का पूरा साइंस इन बातों character को है। मान रही है Science ना, prove साइंस करती है इन इस बातों चीज़ को मान रही है। हम ये बिल्कुल। कहते हैं जी आईक्यू ट्रांसफर हो रहा है। आज हम ये कहते हैं जी माँ का आईक्यू ज्यादा जाता है बच्चे में, बाप का आईक्यू लेस जाता है। मदर का आईक्यू ज्यादा ट्रांसफर होता है एज कम्पेयर टू फादर। जाहिर है, जाहिर तो है, जाहिर है। जहाँ इसीलिए माइंड बच्चा लाइक माँ है, के वहाँ साथ तो ज्यादा जो है वो अच्छा फील इन्वायरमेंटल भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी माँ का ज्यादा, जेनेटिक इम्पैक्ट भी ऐसा ही है, माँ का ज्यादा है एज कम्पेयर टू फादर। ऐसा ही है। तो इस वजह से फीमेल को सिर्फ उसके जो डाइट का इम्पैक्ट, उसके एटीट्यूड का इम्पैक्ट, उसकी केयर का इम्पैक्ट, उसकी अपनी केयर, सेल्फ केयर का इम्पैक्ट। सेल्फ केयर आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप खुद स्टेबलाइज हो, आप खुद हेल्दी हो, आप अपनी केयर कर रहे हो। ये सिर्फ आप ये नहीं कि आपने अपनी केयर की, आप इसलिए खा रही हो कि जी मैं सेहतमंद हो जाऊँ। आपकी सेहत का मतलब ये एक सोसाइटी की सेहत, आपकी सेहत का मतलब ये आपके बच्चों की सेहत, आपकी सेहत का मतलब ये एक पैदा होने वाले बच्चे की सेहत। बिल्कुल ठीक। बहुत इसलिए शुक्रिया मदर की डॉक्टर सेहत का इम्पैक्ट एक पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। आपने बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो हमारी ख़वातीन को समझाने की यहाँ पर कोशिश भी की और बताने की भी हमारी मुमकिन कोशिश होती है कि वो ख़वातीन जो अपना ख्याल नहीं रखें, वो ख़वातीन जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं और फिर आगे जो एक पूरी ज़ाहिर है कि नस्ल लेके
चलनी है एक औरत ने, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि तमाम ख़वातीन अपनी डाइट का और ख़ास तौर पे इन प्रेगनेंसी अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी, और दूसरे लोगों को भी चाहिए जो इर्द गिर्द के लोग हैं कि वो उनकी डाइट का उनका ख्याल रखें, और उनको बिल्कुल, और साथ उनके जो है वो उनको रिलैक्स करें, उनके माइंड को रिलैक्स करें। किसी पे टेंशन डिप्रेशन का बोझ या उन पे घर के काम का इतना बोझ ना उस सिचुएशन में डाला जाए जिस वक्त वो प्रेग्नेंट है, कि वो ये भूल ही जाएं कि उन्हें क्या करना है। और साथ ही माँओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रेग्नेंट हों तो कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें, इससे आपके बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अच्छे बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठना भी इंसान को अच्छा बना देता है, और अच्छा करैक्टर ही हमारी नेशन को आज चाहिए, इसके लिए अच्छी माएँ चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीजिएगा मेरा इंतज़ार। अल्लाह निगहबान।